नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। तो अब तक हमने पढ़ा था भारत के अंदर एग्रीकल्चर किस तरह कार्य करता है, किस तरह उसके अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग मंत्रालय के अलग अलग मंत्री हैं, किस प्रकार वो अलग अलग वर्क करता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ICR के बारे में। ICR जो इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें कौन कौन से चीजें आती है, कब स्थापना हुई थी, इनके DG कौन है, अध्यक्ष कौन बनते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए ICR। ICR की फुल फॉर्म होती है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जिसकी स्थापना जो स्थित है नई दिल्ली में। तो दोस्तों ICR की फुल फॉर्म होगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को। और इसके फर्स्ट DG होंगे, फर्स्ट DG डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BP पॉल। और जो वर्तमान DG है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान जो फर्स्ट DG थे उसके बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो लेकिन वर्तमान DG जो अभी अभी बने हैं, जो आने वाले एग्जामों के अंदर इससे क्वेश्चन उठ सकता है, जो है डॉक्टर हिमांशु पाठक। डॉक्टर हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। इसके फर्स्ट DG है डॉक्टर BP पॉल, और जो वर्तमान DG है, जो डायरेक्टर जनरल है, वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक है। और ICR में एक अध्यक्ष पद भी होता है। अध्यक्ष जहां से क्वेश्चन बनता है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, वही जो अलग अलग सरकार के अलग अलग केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, तो हर 5 साल के अंदर ICR का अध्यक्ष बदलता रहता है। तो जो फर्स्ट ICR के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद हबीबुल्लाह। जो फर्स्ट अध्यक्ष थे डॉक्टर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह, और वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। तो ICR के बारे में पढ़ रहे थे हम। ICR की जो फुल फॉर्म होगी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंदर स्थापित है। 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होंगे डॉक्टर BP पॉल। वर्तमान डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर हिमांशु पाठक। ICR के जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं वही ICR के अध्यक्ष होते हैं। जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे सर मोहम्मद हबीबुल्लाह, और वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। और अभी चुनाव के बाद में फिर ICR के अध्यक्ष बदल जाएंगे। जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं, तो अब की चुनाव के बाद में फिर अध्यक्ष बदल जाएंगे। तो ये करंट वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो ICR के बाद में अब स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन पोर्शन होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से संबंधित हम अध्ययन करेंगे।
अभी तक हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर के जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, जो भारत के अंदर एग्रीकल्चर कैसे वर्क करती है, आईसीआर क्या है, उसके कौन कौन से डायरेक्टर जनरल हैं और कौन कौन से अध्यक्ष बने हैं, फर्स्ट कौन है, वर्तमान कौन है, इनके बारे में देखा था। अब पढ़ेंगे अपन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को कहते हैं उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान या बागवानी। क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान या बागवानी। जो हॉर्टिकल्चर, कल्चर दो एग्रीकल्चर के अंदर दो टर्मिनोलॉजी होती है, जिस बेस पे हम कहीं एग्जामों के अंदर तुक्का भी लगा सकते हैं। जैसे जिन वर्डों के पीछे कल्चर या कल्चरा शब्द आ जाएगा उसे लैटिन वर्ड बोलेंगे, जिनके आगे लॉजी या लॉगी शब्द आएगा उनको ग्रीक भाषा से लिए हुए शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर, कल्चर वर्ड आते ही कौन सा भाषा का शब्द हो जाएगा? ये लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का वर्ड हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस प्लस कोलेरी, हॉर्टस प्लस कोलेरी। हॉर्टस, हॉर्टस का अर्थ होता है फ्रूट, फ्रूट, और ओलेरी का अर्थ होता है टू कल्टीवेशन या खेती करना, टू कल्टीवेशन या खेती करना। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान को बागवानी भी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, कल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कोलेरी। और कोलेरी, हॉर्टस का अर्थ हो गया फ्रूट और कोलेरी टू कल्टीवेशन या खेती करना। अब हॉर्टिकल्चर में किस किस का अध्ययन करेंगे, हॉर्टिकल्चर के अंदर किस किस का अध्ययन करेंगे उसके बारे में देखेंगे। अध्ययन किस किस चीज का करेंगे? तो हॉर्टिकल्चर के अंदर हम फलों का अध्ययन करेंगे, फूलों का अध्ययन करेंगे, औषधीय पादपों का अध्ययन करेंगे, औषधीय पादप, सुगंधित पादप, सुगंधित पादप, पीएचटी का अध्ययन करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो कटाई उपरांत जो चीजें की जाती है जिसे पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और गार्डन का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से गार्डन आते हैं, कितने प्रकार के गार्डन होते हैं, कौन कौन से गार्डन होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे? फलों का, फूलों का, औषधीय पादपों का, सुगंधित पादपों का, पीएचटी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का, और गार्डन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गार्डनों को किस प्रकार पहचाना जाता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर की बेसिक, आगे हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और उद्यान विज्ञान बागवानी कहते हैं। इन सब, ये सब चीजें आगे, अब आगे चलेंगे हम हॉर्टिकल्चर की शाखाएं। हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखाएं होंगी, कौन कौन सी शाखा होगी, किस, उनके बारे में कैसे कैसे अध्ययन करेंगे। तो हॉर्टिकल्चर की मोस्टली 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं होगी हॉर्टिकल्चर की। फर्स्ट हो गई पोमोलॉजी, सेकंड हो गई ओलेरी कल्चर, थर्ड हो गई फ्लोरी कल्चर, फोर्थ हो गई पीएचडी। तो हॉर्टिकल्चर की मोस्टली 4 शाखाओं में बांटा जाता है। फर्स्ट आती है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड आती है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर के अंदर
सब्जी विज्ञान, जिसे पोमोलॉजी को फ्रूट साइंस भी कहते हैं, और एग्रीकल्चर सब्जी विज्ञान हो गई, सब्जी विज्ञान को अध्ययन करते हैं वेजिटेबल साइंस कहते हैं। फ्लोरिकल्चर आ गई, फूलों का अध्ययन करेंगे। पीएचडी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर हम मोस्टली कटाई उपरांत क्रियाएं प्रसंस्करण के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट चीज आ गई इसके अंदर, फर्स्ट ब्रांच के अंदर पोमोलॉजी। पोमोलॉजी अब ऐसे वर्डों के अंदर, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया था कि लॉजी या लॉगी शब्द आ जाए तो कौन सी भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का। लेकिन पोमोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन प्लस ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये आ गया पोमम प्लस लोगस, तो ये तो हो गया ग्रीक वर्ड, ये हो गया लैटिन वर्ड। दो वर्डों से मिलकर बनेगा ग्रीक प्लस लैटिन। बाकी ओलेरिकल्चर कल्चर लैटिन वर्ड आ गया, और फ्लोरिकल्चर में भी कल्चर लैटिन वर्ड आ गया। ये मोस्टली 4 शाखाएं होगी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पीएचडी। पीएचडी में याद रखिए कि मुख्यतः 3 चीजें होती है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। 3 चीजों का अध्ययन करेंगे हम। परिरक्षण, प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, थर्ड चीज आ गई मूल्य संवर्धन। संवर्धन पीएचडी के अंदर 3 चीजें का मोस्टली ध्यान रखें। एक तो परिरक्षण आ गया, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन आ गया। परिरक्षण के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कई फल और सब्जियों का परिरक्षण करेंगे। फलों का परिरक्षण जैसे जैम, जेली, मुरब्बा जो भी बनाकर हम परिरक्षण करेंगे, और सब्जियों के अंदर जैसे टमाटर हो गया, टमाटर का सॉस, केचप, ये बना के परिरक्षण करेंगे। प्रसंस्करण के अंदर उनका प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के अंदर इनका मूल्य बढ़ाते हैं। जैसे आलू को ही ले लीजिए, जैसे आलू 10 रुपए 5 रुपए किलो मिलता है बाजार के अंदर, लेकिन उसी का प्रसंस्करण करके 1 किलो आलू 10 रुपए किलो होगा, लेकिन उसी आलू के चिप्स बनाने पर मार्केट के अंदर उसी 1 किलो आलू के कम से कम 50 तेलियां चिप्स की बन जाएगी, जो 500 रुपए की बिकेगी। तो इस प्रकार प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन हो गया। पीएचडी से एक प्रकार से क्या किया जाता है, मूल्य संवर्धन किया जाता है। बाजार के अंदर डिमांड बढ़ाई जाती है, मूल्य संवर्धन होता है। वस्तु का ऑफ सीजन के अंदर, वस्तु को ऑफ सीजन के अंदर बेचकर प्रसंस्करण करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है। ये पीएचडी के अंदर होता है। भारत के अंदर मोस्टली 2% फ्रूट और सब्जियों का परिरक्षण किया जाता है। ये बहुत ही एक कमी है, देखा जाए तो बहुत बड़ी कमी है कि 2% जो फल और सब्जियों का है उनका ही परिरक्षण किया जाता है। बाकी सब्जियां बेकार जाती है, उनको उसी टाइम पर यूज ले लेते हैं या फिर खराब हो जाती है। तो इसको पढ़े लिखे हुए जो भी वो ध्यान दें। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर हमने अभी तक देख लिया, उद्यान विज्ञान 4 शाखाएं देख ली। अब इसकी मोस्टली कौन कौन सी, मतलब जो इसके अंदर क्वेश्चन का प्रारंभिक अवस्था में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन सी क्रांतियां हैं, क्रांतियों के बारे में देखेंगे। हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सी क्रांतियां हैं, जैसे आगे एक सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, सुनहरी ओब्लिक स्वर्ण क्रांति, सुनहरी और स्वर्ण क्रांति जो फल उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है। इसके जो फादर होंगे डॉक्टर के.एल. चड्ढा। स्वर्ण क्रांति, सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन से संबंधित है हॉर्टिकल्चर के अंदर, जिसके फादर होंगे डॉक्टर के.एल. चड्ढा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनना भी है, आगे भी बनने की संभावना रहती है सुनहरी क्रांति के अंदर। और एक जो अभी अभी सौर ऊर्जा से संबंधित जो अभी अभी क्रांति शुरू हुई है, भगवा क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्तमान में करंट का है।
भगवा क्रांति, या जिसे हम कहते हैं सेफोन क्रांति, सेफोन क्रांति। ये किससे संबंधित होगी सेफोन क्रांति? सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से या सोलर सिस्टम से संबंधित होती है। ये भगवा क्रांति जो वर्तमान के अंदर स्कीमें भी निकाली जा रही है भारत सरकार द्वारा, इसके अंदर सब्सिडी भी दी जा रही है सोलर प्लेटें लगाने के लिए, कई सरकार सब्सिडियां दे रही है भगवा क्रांति। तो ये मोस्टली करंट का क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से एग्जामिनर उठाना चाहेगा कि भगवा क्रांति सेफोन क्रांति सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो वर्तमान के अंदर जो करंट का क्वेश्चन बन सकता है वो है भगवा क्रांति और सेफोन क्रांति जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है। एक हॉर्टिकल्चर के अंदर ही हम देखेंगे सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक, जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है पोमोलॉजी, तो सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है? पोमोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है? तो डी कैंडोले, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन हो गए? डी कैंडोले। तीन चीजें हो गई जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनता है प्रारंभिक अवस्था में, जो जनरल हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन उठ सकता है। एक तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है और इसके फादर कौन होंगे? के एल चड्ढा। एक भगवा क्रांति जो वर्तमान का क्वेश्चन है, सेफोन क्रांति जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, और एक सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन होंगे? डॉक्टर डी कैंडोले, डी कैंडोले। अब देखेंगे हम आगे की कृषि की टैगलाइंस। शाखाएं, अभी टैगलाइंस देखेंगे। बदलते हुए कंपटीशन के दौर के अंदर अब जो कई क्वेश्चन बन चुके हैं, आगे कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन जो मोस्टली तीन टैगलाइंस हैं जो आपने कहीं सुनी होगी, कहीं देखी होगी, जो जिनसे अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो रहे हैं। अब कई बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एएफओ के अंदर क्वेश्चन पूछा है, तो वो तीन टैगलाइन बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। फर्स्ट टैगलाइन जो आपने, ये गीत है जो आपने कई बार सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। छोटे से बड़े हो गए हम इस गीत को सुनते सुनते हुए कि मेरे देश की धरती सोना उगले, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित है। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये गीत है जो मनोज कुमार जी द्वारा लिखा गया है। मनोज कुमार द्वारा लिखा गया है। दूसरा है का बरखा जब करसी सुकानी, का बरखा जब करसी सुकानी, इसका मतलब हो गया कि फसल के सूख जाने के बाद अगर वर्षा हो तो वो किस काम की होगी। फसल के सूख जाने के बाद अगर वर्षा होगी तो वो किस काम की होगी। जब पौधे ही मर गए तो वर्षा होने के बाद तो वो किस काम की होगी। तो ये टैगलाइन है, ये एक प्रकार की, इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, आगे भी बनने की संभावना है। ये है रामचरितमानस से उठाया हुआ वाक्य है। रामचरितमानस से उठाया वाक्य, रामचरितमानस किन्होंने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। तो ये किनका टैगलाइन हो गई? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी द्वारा रचित है रामचरितमानस,
रस के अंदर से उठाया हुआ वाक्य है। और एक तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है जो कई एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तीसरी जो टैग लाइन होगी, सब कुछ इंतजार कर सकता है, सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, ये मतलब वाक्य किन्होंने कहा, किन के शब्द हैं, ये कई बार एग्जामों के अंदर पूछे हुए टैग लाइन है। 3 टैग लाइन मोस्टली है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टैग लाइन है सबसे सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। ये टैग लाइन उस टाइम की है जब देश आजाद हो गया था, देश का बंटवारा हो गया था। देश का बंटवारा होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, उन्होंने ये टैग लाइन कही थी कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। उन्होंने ये वाक्य क्यों कहा था? क्योंकि उस टाइम पर जो शिक्षा, मेडिकल सेक्टर सब कुछ इंतजार कर सकते थे, लेकिन कृषि की यह हालत थी उस टाइम में देश की कि लोगों में भूखमरी फैल रही थी। तो उस टाइम पर उन्होंने ये टैग लाइन कही थी कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। तो ये किनका कहा वाक्य है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपने, फर्स्ट पीएम बने थे अपने इंडिया के, उनकी टैग लाइन थी। तो ये 3 टैग लाइन हो गई। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये एक गीत है जो मनोज कुमार जी द्वारा लिखित है। एक का बरखा जब करसी सुखानी रामचरितमानस का वाक्य है जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है। एक का बरखा जब करसी सुखानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे अपने। जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। तो अभी तक हमने देखा था एग्रीकल्चर के बारे में, जनरल एग्रीकल्चर के बारे में, फिर आईसीआर के बारे में देखा। आईसीआर जाते जाते हम वापस रिवीजन कर जाते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था। आईसीआर के बारे में देखा था। आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर हुई है 16 जुलाई 1929 को। इसके फर्स्ट डीजी हो गए डॉक्टर बीपी पॉल और वर्तमान डीजी है डॉक्टर हिमांशु पाठक, डायरेक्टर जनरल। इसके जो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। इसके फर्स्ट अध्यक्ष होंगे सर मोहम्मद हबीबुल्ला, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके, जो वर्तमान कैबिनेट कृषि मंत्री हैं, वो हैं श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद में हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा। कल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, हॉर्टस प्लस कोलेरी। और फिर इसके बारे में, इसके ब्रांचेस के बारे में देखा हमने कि कौन कौन सी ब्रांचेस होगी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और क्या नाम है पीएचडी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अध्ययन के बारे में करेंगे हम, फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे हॉर्टिकल्चर के अंदर, फलों के बारे में अध्ययन करेंगे, ओलेरिकल्चर में सब्जियों के बारे में अध्ययन करेंगे, सुगंधित पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे, और औषधीय पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। और पोमोलॉजी 3 टैग लाइन बताई थी, जो एक तो गीत हो गया मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जो मनोज कुमार जी द्वारा रचित है। दूसरी टैग लाइन हो गई का बरखा जब करसी सुखानी, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। एक वाक्य हो गया सब कुछ इंतजार कर सकता सिवाय कृषि के, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो है। तो हम आज की क्लास को यहीं विराम देना चाहेंगे। कल हम पोमोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, पोमोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था आईसीआर, उसका पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं एक बार आगे बढ़ने से पहले। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था आईसीआर के बारे में। आईसीआर में कौन सा, आईसीआर की फुल फॉर्म क्या है, अध्यक्ष कौन कौन से हैं, आईसीआर के अध्यक्ष कौन, फर्स्ट कौन बना, वर्तमान कौन है, और आईसीआर के प्रथम डीजी कौन थे और वर्तमान डीजी कौन है, उसके बारे में हॉर्टिकल्चर की जनरल जानकारी ली थी अपन ने। जनरल जानकारी के अंदर हमने हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में पढ़ा था कि लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरी चीज पढ़ी थी उसकी ब्रांचेज के बारे में, ब्रांचेज के बारे में पढ़ा था भाई। हॉर्टिकल्चर की मुख्यतः 4 ब्रांचें हैं। फर्स्ट ब्रांच हो गई पोमोलॉजी, पोमोलॉजी ग्रीक प्लस लैटिन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सेकंड हो गई फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में फलों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में सब्जी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है।
और पीएचडी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में कटाई उपरांत क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे पोमोलॉजी से। तो साथ के साथ आप रिवीजन भी करते जाइए। पिछली क्लास का रिवीजन करने में 5 मिनट लगती है अगर डेली पढ़ते हो तो आप। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन पोमोलॉजी से। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के बारे में बता दिया था। ग्रीक प्लस लैटिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पोमोलॉजी के अंदर हम मुख्यतः अध्ययन किस चीज का करेंगे? अध्ययन करेंगे अपन फलों का, मोस्टली फलों का अध्ययन करेंगे। फलों का अध्ययन करने से पहले मैं थोड़ा भारत और विश्व के बारे में, फलों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे फल उत्पादन में, फल उत्पादन में फर्स्ट के ऊपर आएगा चाइना और सेकंड के ऊपर है भारत। और सब्जी उत्पादन के अंतर्गत सब्जी उत्पादन के अंदर भी फर्स्ट चाइना है और सेकंड के ऊपर भारत है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत ग्रीक और लैटिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अध्ययन फलों का अध्ययन करेंगे। फल उत्पादन के अंदर फर्स्ट के ऊपर चाइना है और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट के ऊपर कौन आ गया? चाइना। सेकंड के ऊपर भारत है। सब्जी उत्पादन के अंदर फर्स्ट के ऊपर चाइना है, सेकंड के ऊपर, दो फल और सब्जी दोनों के अंतर्गत सेकंड के ऊपर है भारत। भारत की पोजीशन सेकंड के ऊपर है। और अब देखेंगे हम कि भारत के अंतर्गत भी कौन सा फल, विश्व के अंदर जो फलों की खेती होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से फल की मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा किस फल का होता है? तो विश्व के अंतर्गत फल उत्पादन के अंदर केले का प्रथम स्थान है, बनाना का फर्स्ट पोजीशन है। तो विश्व के अंतर्गत देखेंगे अपन तो केले का फर्स्ट पोजीशन है। और ओवरऑल फलों के अंतर्गत जैसे आम हुआ, अन्य और भी फल हुए, सिट्रस फल, उनमें सबसे अधिक जो उत्पादन देखते हैं, उत्पादन की दृष्टि से केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और इंडिया के अंतर्गत भी देखें अपन तो भारत के अंतर्गत भी फल उत्पादन में फर्स्ट स्थान केले का ही है। तो विश्व और भारत के अंतर्गत भी अपन देखेंगे ना तो फर्स्ट स्थान केले का है और भारत के अंतर्गत भी केले का है। तो आगे चलेंगे अपन तो इसी के बारे में फर्स्ट फल लेंगे अपन केला। अब जब केले की इतनी बात हो ही रही है तो केले के बारे में, केले से ही स्टार्ट कर देते हैं कि केले का क्या बॉटनिकल नेम है, क्या क्या परिस्थितियां हैं, कौन कौन से जलवायु के अंतर्गत ये आगे बढ़ता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कहाँ कहाँ से इससे क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जनरल डिटेल लेंगे उनके बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं केले से। केला मीन्स बनाना। केले का बॉटनिकल नेम हो गया मूसा पेराडिसिका। मूसा पेराडिसिका। कुल हो गया केले का म्यूजेसी।
जैसी। केले का बॉटनिकल नेम हो गया मूसा पेराडिसेका, लेकिन केले की एक और प्रजाति होती है जो मुख्यतः, जैसे केले की हो गई मूसा बेस जो। केले की ये करंट का क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत से तो क्वेश्चन आते रहते हैं म्यूजेसी केले की फैमिली के बारे में। ये तो नॉर्मल डिटेल होती है जो सबको आनी अनिवार्य होती है, लेकिन केले की एक प्रजाति होती है मूसा बेस जो। मूसा बेस जो से क्या बनाया जाता है, रेशा निकाला जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। तो मूसा पेराडिसे का इसका बॉटनिकल नेम हो गया, कुल हो गया मूजेसी। और ये इसी की केले की ही एक प्रजाति है मूसा बेस जो, जिससे केले से रेशा प्राप्त किया जाता है। आगे चलेंगे अपन तो इसके उत्पत्ति स्थान देखेंगे। केले का उत्पत्ति स्थान हो गया इंडो मलाया या दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये हो गया केले का उत्पत्ति स्थान, इंडो मलाया दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगर ऑप्शन के अंतर्गत दोनों में से कोई भी आंसर होगा तो वो सही माना जाएगा, इंडो मलाया दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब आगे चलेंगे अपन, इसका हो गया फल प्रकार। फल प्रकार सरस, या इसे इंग्लिश के अंतर्गत बोलेंगे बेरी। खाने योग्य भाग के बारे में बात करेंगे। खाने योग्य भाग, केले का मुख्य खाने योग्य भाग है मीजोकार्प। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। एंडोकार्प। तो इतनी डिटेल को आप नोट कर लीजिए, एक बार वापस देख लीजिए। केला बॉटनिकल नेम हो गया मूसा पेराडिसेका, कुल हो गया म्यूजेसी, एक केले की ही एक प्रजाति है मूसा बेस जो, जिसे रेशा प्राप्त किया जाता है। उत्पत्ति हो गई इसकी इंडो मलाया दक्षिणी पूर्वी एशिया। फल प्रकार हो गया इसका सरस, इंग्लिश के अंतर्गत अपन बोलेंगे बेरी। और खाने योग्य भाग हो गया मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। अब आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं अन्य नाम। अन्य नाम केले बॉटनिकल नेम हो गया, साधारण भाषा में केला बना, इंग्लिश में बनाना कहते हैं। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत केले को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उसके अन्य नामों के बारे में अपन आज जानेंगे। एक हो गया स्वर्ग का पेड़, एप्पल ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग का पेड़, एप्पल ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ विजडम, अन्य नाम हो गए स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का पेड़, एप्पल ऑफ पैराडाइज और ट्री ऑफ विजडम। एडम्स फिग, एक नाम और हो गया इसका एडम्स फिग।
अन्य नामों के बाद में अपन चलेंगे पुष्पक्रम। तो इसका पुष्पक्रम होता है स्पेडिक्स। पुष्पक्रम होता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स से एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अन्य नाम हो गए सुरकापेड, एप्लोपेराडाइस, ट्री ऑफ विजडम, एडम्स फिग। पुष्पक्रम हो गया स्पेडिक्स। स्पेडिक्स चार और अपने पोमोलॉजी के अंदर ऐसे फल हैं जिनका फल प्रकार भी स्पेडिक्स है, तो उसे ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं अपन। स्पेडिक्स की ट्रिक से याद करते हैं अपन। ए बी सी डी। ए से हो गए अरेका नट, अरेका नट। बी से हो गया बनाना। सी से हो गया कोकोनट। डी से हो गया डेट पाम। अरेका नट मीन्स हो गया सुपारी, बनाना केला, कोकोनट यानी नारियल, और डेट पाम यानी खजूर। तो स्पेडिक्स पोमोलॉजी के अंदर चार ऐसे और फल हैं जिनका पुष्पक्रम भी स्पेडिक्स है, तो चारों को एक साथ ट्रिक से याद कर लेंगे अपन। ए बी सी डी। ए से हो गया अरेका नट, बी से हो गया बनाना, सी से हो गया कोकोनट, डी से हो गया डेट पाम। तो अन्य नाम आ गए, पुष्पक्रम आ गया, बॉटनिकल नेम आ गया, इसका फैमिली आ गई, कुल आ गया। अब इसके बारे में आगे और अपडेट करेंगे, पुष्प के बारे में जानेंगे, पुष्प किस प्रकार का होता है इसका। पुष्प हो गया इसका गायनो मोनोसियस। गायनोमोनोसियस। अब पुष्प से एक चीज बताना चाहूंगा, एक तो होता है मोनोसियस पादप होते हैं, एक होता है डायोसियस पादप। तो मोनोसियस पादप तो वो उन पादपों को कहते हैं जिनके अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प के अंतर्गत पाए जाए, तो वो तो हो गया ये मोनोसियस। डायोसियस के अंतर्गत आएंगे कि अलग अलग पादपों के ऊपर नर भाग, एक पेड़ के ऊपर नर पाया जाएगा तो दूसरे पेड़ के अंतर्गत क्या पाई जाएगी, मादा पुष्प पाया जाएगा, तो उसे डायोसियस बोलेंगे। लेकिन ये तीसरा शब्द आ गया गाइनोडाइसियस। तो गाइनोडाइसियस के अंतर्गत क्या होता है, जैसे ये केले का वृक्ष है। अब केले के वृक्ष के ऊपर कुछ पुष्प तो ऐसे होंगे जिनमें ऊपर मादा भाग भी होगा और नर भाग भी होगा, और कुछ पुष्प ऐसे होंगे जिसके अंतर्गत ओनली सिर्फ मादा भाग प्रेजेंट होगा। यानी कि ये कुछ पुष्प तो उभयलिंगी होंगे जिनके अंदर नर व मादा दोनों प्रेजेंट होंगे, और कुछ पुष्प ऐसे होंगे जिनमें ओनली सिर्फ मादा पार्ट प्रेजेंट होता है, मादा भाग प्रेजेंट होता है। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाएंगे, ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, गाइनोमोनिसियस पौधे कहलाएंगे। इनके पुष्प किस प्रकार के होंगे, गाइनोमोनिसियस। तो गाइनोमोनिसियस को अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं द्विलिंगी, या इसे उभयलिंगी भी कहते हैं, प्लस मादा भाग। उभयलिंगी प्लस मादा भाग दोनों मिलकर क्या हो गए, गाइनोमोनिसियस। तो इसके बारे में आप बता ही दिया क्या नाम है, उभयलिंगी दोनों में नर व मादा दोनों उपस्थित होंगे और एक मादा पार्ट होगा। अब आगे चलते हैं अपन सामान्य जानकारी की तरफ। हेडिंग डाल लीजिए सामान्य जानकारी। केले के बारे में सामान्य जानकारी कौन कौन सी होगी। सामान्य जानकारी के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आएगा स्रोत। तो केला मुख्यतः किस चीज का स्रोत होता है, तो केला होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। 27% तक कार्बोहाइड्रेट होती है। ये मोस्टली क्वेश्चन स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का, मुख्य स्रोत है। 27% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है केला। और सामान्य जानकारी के अंतर्गत दूसरा आएगा, एक बीजपत्री प्लांट है। एक बीजपत्री प्लांट हो गया, एक हो गया एक बीजपत्री प्लांट। अब पादप के बारे में देखेंगे, जैसे ये केले का पादप हो गया। तो भूमि से नीचे अंतर्गत जो तना रहता है, केले के पादप के अंतर्गत भूमि से जो नीचे के अंतर्गत तना रहता है उसे कहते हैं राइजोम। राइजोम। राइजोम में क्या होता है, राइजोम को क्या कहते हैं, वो ये हो गया वास्तविक तना। वास्तविक तना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, वास्तविक तना क्या होगा? तो वास्तविक तना उन्हें बोलेंगे भाई वास्तविक तना जिसके अंदर नोड व इंटरनोड, जिस तने के अंतर्गत नोड व इंटरनोड प्रेजेंट होती है उसे वास्तविक तना कहते हैं। तो केले के जो भूमिगत स्तर, भूमि के जो नीचे वाला जो तना होता है, भूमि के नीचे वाला जो तना होता है जिसे राइजोम कहते हैं, राइजोम एक क्या हो गया, वास्तविक तना हो गया। लेकिन ऊपर वाला जो है आभासी तना कहते हैं इसे, आभासी तना है। जो अवास्तविक तना है ये एक पत्तियों का रूपांतरित है, पत्तियों का रूपांतरण है। स्रोत में फर्स्ट देख लिया, कार्बोहाइड्रेट 27% हो गया, एक बीजपत्री पादप है। भूमि के जो नीचे वाला भाग होगा जिसे राइजोम कहा जाएगा। जो वास्तविक तना जो केले का होगा वो वास्तविक तना भूमि के नीचे के वाला होगा। लेकिन जो ऊपर जिसकी सहायता से खड़ा रहता है वो आभासी तना रहता है, न कि वास्तविक तना रहता। आभासी तना वो एक पत्तियों का रूपांतरण होता है। अब आगे चलते हैं। केला एक बहुवर्षीय पादप है। केला क्या है, एक बहुवर्षीय पादप है। तो इतनी चीज नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं अपन। चौथी चीज आ गई मोनोकार्पिक फल। अब दोस्तों मोनोकार्पिक फल किन्हें कहेंगे? मोनोकार्पिक फल उन्हें कहेंगे, मोनोकार्पिक पादप, सॉरी मोनोकार्पिक फल नहीं, मोनोकार्पिक पादप। दोस्तों मोनोकार्पिक पादप उन्हें कहेंगे जिनके जीवन काल के अंतर्गत सिर्फ एक ही बार फल आते हैं, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल आते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक फल कहते हैं। संपूर्ण जीवन काल में एक ही बार फल आता है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में किसी के भी अगर केले का पादप लगा हुआ हो तो उसके अगर एक बार फल आ जाते हैं तो वापस से उसके दोबारा कभी भी फल नहीं आएंगे। अन्य पादप उगाएंगे तो अन्य वाले पादप पे ही फल आएंगे, तो उन्हें ऐसे पादपों को मोनोकार्पिक फल कहते हैं। अब मोनोकार्पिक फल के आगे चलते हैं अपन जलवायु के अंतर्गत। पांचवा पॉइंट हो गया जलवायु। जलवायु कौन सी चाहिए पादप केले के लिए? उष्ण जलवायु का पादप है, का पादप है। छठी चीज हो गई तापमान। तापमान होगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन एग्जैक्ट देखते हैं तो 27.5 डिग्री सेल्सियस।
वैसे नॉर्मली तापमान देखते हैं तो अपन तो 25 से 30 डिग्री तक सेल्सियस होता है। उचित तापमान में केले की वृद्धि के लिए उचित तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन एग्जैक्ट तापमान जो देखा जाता है पॉइंटों के अंदर तो होगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। मृदा देख लेते हैं अगले वाले पॉइंट में। मृदा सामान्य मृदा चाहिए, सामान्य मृदा जिसका पीएच मान होना चाहिए 6 से 6.5 से 7.5 के मध्य। तो अपन ने अब तक सामान्य जानकारी के अंतर्गत 5-7 चीजें देख ली, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चीज अपन ने देखी थी कि किसका स्रोत होता है केला, किसका स्रोत मुख्य कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट एक बीजपत्री हो गया। भूमिगत वाले तने को राइजोम कहते हैं, जो वास्तविक तना होता है। ऊपर वाले तने को अवास्तविक तना कहते हैं, आभासी तना कहते हैं, स्यूडोस्टेम कहते हैं, जो एक पत्तियों का रूपांतरण होता है। उसके बारे में एक वो बहुवर्षीय पादप है, मोनोकार्पिक पादप है, जो संपूर्ण जीवन काल में एक बार फल देता है। जलवायु उष्ण जलवायु का पौधा है। तापमान हो गया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, या एग्जैक्टली अपन तापमान नोट करेंगे तो 27.5 डिग्री सेल्सियस। मृदा के बारे में सामान्य मृदा चाहिए जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होगा। पीएच मान से एक चीज याद रही, अधिक अम्लीय मृदा में, अधिक अम्लीय मृदा में केले के पादप में पनामा विल्ट रोग लग जाता है। पनामा विल्ट रोग लग जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है जो कहीं से भी पूछा जा सकता है सामान्य जानकारी के अंतर्गत। वैसे तो सामान्य पीएच जिसमें ग्रोथ करते हैं 6.5 से 7.5 होता है, लेकिन अधिक अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत केले के पादप में पनामा विल्ट नामक रोग लग जाता है। तो इतनी चीज को नोट कर लीजिए आप। आगे चलते हैं अपन। उत्पादन के बारे में देख लेते हैं। उत्पादन में हो गया इंडिया के अंतर्गत केले का सर्वप्रथम स्थान है, फिर आ गया आम, थर्ड पर आ गया सिट्रस प्लांट। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वप्रथम आम आ गया, फिर सिट्रस प्लांट आ गए और थर्ड पर केला आता है। उत्पादन की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो केले का इंडिया के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो ये क्या तीसरे नंबर पे चला जाता है। जबकि कई बच्चे इस चीज में गलती कर जाते हैं, एग्जाम के अंतर्गत याद होते हुए भी गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है एक उत्पादन और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में इंडिया के अंतर्गत आम बोए जाते हैं, आम के पौधे लगाए जाते हैं, फिर सिट्रस के लगाए जाते हैं, केले के लगाए जाते हैं। लेकिन फिर उत्पादन के अंतर्गत देखते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आम का उत्पादन होता है, थर्ड नंबर पर सिट्रस का उत्पादन होता है। तो आज अपन ने केले के बारे में जानकारी ली, शुरू में उसके बॉटनिकल नेम के बारे में जाना, सामान्य जानकारी कुल के बारे में जाना, और आगे वाली क्लास के अंतर्गत उसकी कौन कौन से रोग लगते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी वेराइटीज है इसके अंतर्गत, उसके बारे में अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे।